हेलो डियर एस्पिरेंट। आज हमारे इस पी वाई क्यू सीरीज में हिंदी को हम जो है डिस्कस करेंगे। हिंदी का पूरा पी वाई क्यू देखेंगे और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें लगभग हिंदी आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है ये जो है इस पे कवर हो जाएगा। साथ ही उससे संबंधित और भी जो चीज़ें हैं उसको भी हम जानेंगे, ताकि अभी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, आरटीओ कांस्टेबल हो आपका, चाहे मंडी सब इंस्पेक्टर हो, चाहे और अन्य एग्जाम, ठीक है, जिसमें हिंदी आएगा वो भी इसमें जो है कंप्लीट हो जाएगा। मतलब लगभग आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो हम महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक्स हैं सबको इस वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए, तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, साधारण वाक्य में, सभी में। ठीक है, तो सबसे पहले सभी वाक्य को हम जानते हैं। ठीक है, कि साधारण वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, उसको जानते हैं। ठीक है, साधारण कहने का मतलब है, नाम से ही समझ आ रहा है, जिसमें एक कर्ता, ठीक है, और एक क्रिया, ठीक है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, साधारण वाक्य जो है कहते हैं। इसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं होता है। यह स्वयं में पूर्ण स्वतंत्र वाक्य है। राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे एक करता है राम और क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम करता है, पढ़ता है, तो एक कर्ता और एक कर्म होता है, याद रखिएगा। एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, है ना, एक से अधिक भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं, वो हो जाएगा आपका संयुक्त। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिसमें दो या दो से अधिक जो है स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसके सभी उपवाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। यदि इन्हें अलग कर दिया जाए तो भी ये पूरे अर्थ देते हैं। ये जो है उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसको पहचानने का क्या तरीका है, इसमें और लगा रहेगा, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि ऐसे जो शब्द है वो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखो और लगा है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें आश्रित उपवाक्य अपने अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य पर जो है निर्भर रहते हैं। ठीक है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, याद रखेंगे इसको, व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें की लगा होगा, जो लगा होगा, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब ही तभी, ठीक है, जहां वहां, जिधर उधर, अगर तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, मैंने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, की पर जोर लग रहा है, वैसे इसमें जोर लगता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, तो आपको समझ आ जाएगा। ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तीन प्रकार के वाक्य अपन पढ़े, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है, जिसमें एक कर्ता एक कर्म होता है। मिश्र में क्या होता है, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। ठीक है, उसमें आपको पहचान बताया, और लगेगा, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना, ये सब इस प्रकार के जो है आपको शब्द देखने को मिलेगा जो जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें क्या होगा, क्यों, कि, जो कि, जितना उतना, जैसा वैसा। ठीक है, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेगा एक साथ। चलिए, जवानी उदाहरण है, आप जानते हैं जवान से बना है जवानी। ठीक है, ये बनेगा, तो जवानी किसका उदाहरण हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। चलो देखते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, केवल एक नाम को समझिएगा, इसमें केवल एक नाम के बारे में बात होता है जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध हो। ठीक है, जैसे राम, गंगा, दिल्ली, हिमालय, ये जो है अपने आप में एक है ना, जैसे हिमालय पर्वत पूरा एक है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो एक आपको शहर दिखेगा, गंगा, है ना, राम, तो इसमें केवल पर्सनल बात होता है। ठीक है, एक जने के बारे में। जाति में जैसे मैं बात करूं, जैसे गंगा एक नदी का नाम है, तो मैं नदी बोल दिया तो नदी में सब प्रकार की नदियां आ जाएगी। ठीक है, पर्वत बोल दिया तो उसमें सब प्रकार के पर्वत आ जाएंगे, तो मतलब एक जाति का बोध कर, जैसे मैं पुरुष बोल दिया तो सभी प्रकार के पुरुष आ जाएंगे। ठीक है, स्त्री बोल दिया तो सभी स्त्री आ जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, लड़का, नदी, शहर, पर्वत, जवान। ठीक है, जवान,
तो जवान एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें ई प्रत्यय लगता है तो ये हो जाता है जवानी, और ये बन जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखिएगा, इससे न व्यक्तिवाचक से इससे जो है क्या बनाया जा सकता है, भाववाचक बनाया जाता है। ठीक है, जातिवाचक से भाववाचक ही बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, यह गुण, दोष, धर्म, अवस्था या स्वभाव का बोध कराता है, जैसे बुढ़ापा, मिठास, ईमानदारी, क्रोध, बचपन। ठीक है, अब इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ये अमूर्त होते हैं। ठीक है, मतलब ये दिखाई नहीं देते। जवानी को आप देखें क्या, नहीं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बचपन, ठीक है, बचपना ऐसा अगर बोलते हैं ना, तो ये प्रायः इनका बहुवचन प्रायः नहीं होता है, यदि हो जाए तो वे जातिवाचक जो है बन जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना है। वैसे संज्ञा तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक, समूहवाचक, ये 5 प्रकार की संज्ञा है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे भाववाचक संज्ञा कैसे निर्मित होगा, तो जातिवाचक से। जातिवाचक से कैसे, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, विशेषण से बनेगा मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, क्रिया से बनेगा लड़ना से लड़ाई करना, थकना से थकावट, सर्वनाम से अपना से है ना अपनापन, निज से बनेगा निजत्व, अवयव से बनेगा दूर से दूरी, और धिक से धिक्कार। ठीक है, इस प्रकार जो है आप जो है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक और भाववाचक दोनों को समझिएगा थोड़ा सा। जवान, जवान जो है जातिवाचक है, लेकिन जवानी जो है भाववाचक है, ध्यान रखिए, क्योंकि जवानी एक अवस्था है, और जवान जो है क्योंकि व्यक्तियों का समूह को हम बोलते हैं जवान। ठीक है, उसमें आप जानते हैं ना, सोल्डर वगैरह है ना, सोल्जर है, यंग पर्सन। ठीक, और वचन का प्रभाव, जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक बन जाती है। ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, जब भी कोई भी, इसको ना कूट वाले में भी पूछा जा सकता है, जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक बन जाती है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कूट वाले में। ठीक है, कथन कारण में इसको भी ध्यान रखिएगा, जब भी जो भाववाचक संज्ञा है बहुवचन में होगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका जातिवाचक। दूरियां अब कम हो रही है, यहाँ दूरी जो है ना, दूरियां अब कम हो रही है, तो दूरी जो है भाववाचक है, लेकिन दूरियां बोल दिया तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है, निम्न को सुमेलित करना है। सुमेलित आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, इसको आप जान सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है, मनुष्य अन्न खाता है। ठीक है, माता पिता का कहना मानो, ईश्वर आपका भला करे, पानी न बरसता तो धान जो है सूख जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मनुष्य अन्न खाता है, ये क्या है, विधिवाचक है। मनुष्य जो है अन्न खाता है, खेलता है, ये प्रकार की जो है क्या होता है, विधानार्थक होगा। माता पिता का कहना मानो, ठीक है, ये है। ईश्वर सबका भला करे, ये जो इच्छा है, कोई इच्छा दिखा रहा है कि भाई ईश्वर सबका भला करे, अपनी इच्छा को बता रहा है कि भगवान जो सबका भला करे, तो ये इच्छा बोधक हो जाएगा। ठीक है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, मतलब ये संकेत है, अगर पानी नहीं बरसता तो धान जो है सूख जाता है। अब आगे क्या हो जाएगा, माता पिता का कहना मानो, ये एक आज्ञा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मनुष्य अन्न खाता है, ये रोज की क्रिया है, मतलब एक विधि क्या है, विधानार्थक वाक्य है। क्या है, विधानार्थक वाक्य है। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का या किसी वस्तु स्थिति का सामान्य बोध होता है। ठीक है, यह सरल जानकारी और सार्वभौमिक सत्य प्रकट करता है। देखो, क्योंकि मनुष्य जो अन्न खाता है वो नित्य प्रतिदिन की क्रिया है। ठीक है, वो विधान है। मनुष्य जैसे चलता है, दौड़ता है, गिरता है, गिरता भी है, क्यों, क्योंकि अचानक से गिरता है। ठीक है, कोई भी मनुष्य जैसे बोलते हैं ना, अचानक से गिर गया, तो एक विधि है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है अचानक से ही गिरेगा। ठीक, तो इस प्रकार से उदाहरण की बात करें, सूर्य पूर्व से उदय होता है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, माता पिता का कहना मानो एक आज्ञार्थक वाक्य है, जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश या अनुमति का बोध हो। ठीक है, पहचान, इसमें कर्ता को कुछ करने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, तो उपदेश या सलाह को इच्छा बोधक समझ लेते हैं, लेकिन सदा सत्य बोलो या बड़ों का सम्मान करो जैसे वाक्य जो है आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य में जो है आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ यहाँ आप फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हमेशा आज्ञा में आपको आज्ञा देते हुआ प्रतीक हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसके अलावा जो है, ठीक है, क्या भी हो सकता है कि सदा सत्य बोलो, एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि आपको ये इच्छा है। ठीक है, तो इच्छावाचक में भी ले लेते कई लोग, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ बताया गया है कि आज्ञा है कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, तो समझिएगा इसको। ईश्वर सबका भला करे, इच्छा बोधक है ना, इसमें क्या है कि उसकी इच्छा है भाई कि भगवान सबका भला करे, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ठीक है, जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का या साप का बोध हो, ईश्वर सदा है ना, शुभकामना जैसे शब्द इसमें जो है शामिल होते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, जन्मदिन की बधाई। ठीक है, इच्छा है।
पानी न बरसता तो धान सूख जाता, ये संकेतार्थक वाक्य है। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसको क्या बोलते हैं? संकेतार्थक। ठीक है। यदि, तो, अगर, तो का लोप या प्रयोग होता है। ठीक है। यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। ठीक है। मेहनत करते तो सफल हो जाते, इस प्रकार की बातें इसमें कही जाती है, मतलब एक संकेत है। भाई अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। और कुछ बातें इसको ध्यान रखिएगा प्रतियोगी परीक्षा के लिए, है ना, कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या क्या है। जैसे निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? जहाँ कार्य न होने का बोध हो। ठीक है। नहीं, मत, न, इस प्रकार के जो है शब्द इसमें आपको देखने को मिलेगा। उधर जैसे बाहर मत जाओ। प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न पूछा जाए, इसमें क्या, कौन, कहाँ, क्यों आएगा, आपका नाम क्या है। विस्मय आदि वाले में आप जानते हैं जिसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव छुपे होते हैं, विस्मय आदि बोधक ये चिन्ह लगता है। ये शब्द आहा, ओह, शाबाश। ठीक है। संकेतवाचक ये क्या होता है? जहाँ कार्य के होने में संदेह या संभावना हो, शायद संभवतः होगा, शायद आज वर्षा होगी, इस प्रकार से आप जो इसको जान सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित तत्सम शब्द आप जानते हैं, तत्सम में आप संयुक्त व्यंजन को पहले देखेंगे तत्सम पहचानने के लिए, संयुक्त को देखिएगा। ठीक है। छत्र ये वाला देखिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं मिलता तो आधा शब्द वाले देखिएगा। ठीक है। आधा वाला। ठीक है। और याद रखिएगा जिसमें चंद्र बिंदु होगा ना वो हमेशा तद्भव होगा अधिकतर समय में, है ना, मतलब 90% आप मान के चलिए उसमें क्या होगा? तद्भव होगा। तो ये तो जो है आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा जिसमें चंद्र बिंदु की बात करता हूँ। ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो कुछ जैसे इकट्ठा जो है तद्भव शब्द है इकट्ठा, तो इसका तत्सम रूप तो क्या होगा? एकत्र। ठीक है। 19 ये भी तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम क्या होगा? उन विंशति। ठीक है। संख्याओं के तत्सम अक्सर जो है कठिन होते हैं, याद रखिएगा। तो जो उच्चारण करने में कठिन होना वो हमेशा तत्सम होते हैं, ध्यान रखिएगा। अंगुली। ठीक है। अंगुली यह तत्सम शब्द है क्योंकि अंगुली से उंगली बना है। ठीक है। अंगुली तो सीधे संस्कृत से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद उंगली तद्भव है। ठीक है। उंगली शब्द समय के साथ बदलकर उंगली बन गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव के पहचान में, जैसे है ना, पहला याद रखिएगा चंद्र बिंदु का नियम, जो अभी बताया ना, चंद्र बिंदु जिसमें होगा वो हमेशा क्या होगा? तद्भव होगा। ठीक है। जैसे उंगली, चांद, गांव, दांत, तत्सम में प्राय जो है बिंदी होता है ना, तत्सम में क्या लगेगा? बिंदी। तत्सम में ये रहेगा और तद्भव में ना ये रहेगा, दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुस्वार होता है। ठीक है। उसके बाद छ, त्र, ज्ञ, जो संयुक्त व्यंजन आएगा वो हमेशा क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक है। क्षेत्र तत्सम, खेत तद्भव है। ठीक है। क्षेत्र का क्या होता है? खेत। नक्षत्र तत्सम है और नक्षत्र। ठीक है। याद रखिएगा नक्षत्र और नक्षत्र, यहाँ आप फंस सकते हैं, इस नक्षत्र को ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्योंकि जो रूल है ना वो 100% कभी भी नहीं होता, याद रखिएगा 100% नहीं होता, 90% तक ये चीज़ें जो है समझने में हमको सहायता प्रदान करती है ना। तो आपका 90% काम हो जा रहा है तो उसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आप नक्षत्र को ध्यान रखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि नक्षत्र में आप फंस सकते हैं। देखो नक्षत्र, नक्षत्र जो लिया है वो तत्सम है लेकिन नक्षत्र जो है वो तद्भव है। ठीक है। तो यहाँ आप फंस सकते हैं क्योंकि नक्षत्र ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से आप जो है फंस सकते हैं। उसके बाद री का प्रयोग, जिस शब्द में री की मात्रा ठीक है लगी हो उसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम होता है। जैसे श्रृंगार, गृत, मृतिका। ठीक है। स लगा हो, है ना, तो तत्सम होते हैं। जैसे कृषा, काष्ठ, ज्येष्ठ। व और ब लगा हो तो व का प्रयोग हो तो तद्भव बनते हैं और ब में बदल जाता है। वन का बन तद्भव, है ना, वन तत्सम है और बन जो है तद्भव है। वर्षा तो बरखा। ठीक है। याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है कुछ नियम है, इस नियम के थ्रू जो है आप पहचान सकते हैं। उसके बाद है मुहावरे। मुहावरे से का प्रश्न बनेगा। जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलना, आटे दाल का भाव मालूम होना, जैसा जैसा राजा वैसी प्रजा, का वर्षा जब कृषि सुखानी। ठीक है। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना आप जानते हैं, अचानक से कोई व्यक्ति जो है अपना रंग बदलता है। ठीक है। मतलब अपने बातों से पलट जाता है। ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना। ठीक है। जैसी राजा वैसी प्रजा, तो ये सबको अपन जानते हैं एक एक करके। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अवसरवादी होना या अपनी बात से पलट जाना। ठीक है। अंत में ना, मुहावरा में हमेशा ना जैसे बदलना, होना। ठीक है। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। याद रखिएगा जैसे बदलना लिखा है ना, होना लिखा है, तो क्रिया आप देखने बदलना। ठीक है। बदलने की क्रिया होना। तो ये जो शब्द आपको देखने को मिलेगा अंत में ना वाला शब्द आपको देखने को मिलेगा, ये क्या होता है? आपका मुहावरा। यहाँ से आप पहचान सकते हैं मुहावरा को। ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है संसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना या वास्तविकता का सामना करना। अंत में होना क्रिया है। ठीक है। जैसी राजा वैसी प्रजा एक लोकोक्ति है, कहावत है। ठीक है। देखो यहाँ अब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो जैसी राजा वैसी प्रजा समाज में प्रचलित एक पूरा वाक्य है, जिसका अर्थ है जैसा नेतृत्व होगा उसका अनुयायी भी वैसे ही होंगे। काव्य अर्थात जब कृषि सुखानी, ठीक है, एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो है लोकोक्ति है, तुलसीदास द्वारा रचित है। इसका अर्थ है कि समय बीत जाने पर सहायता मिलने का कोई भी लाभ नहीं होता, ठीक है। जैसे अब देखो विशेषता है, इधर मुहावरा है इधर लोकोक्ति, दोनों में अंतर को समझिएगा। प्रकृति तो ये जो है एक वाक्यांश होता है, वाक्यांश होता है एक वाक्य का अंश होता है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं होता, मतलब ये स्वतंत्र नहीं होता, ध्यान रखिएगा मुहावरा, ठीक है। ये जो है लोकोक्ति क्या होता है, पूर्ण वाक्य होता है, अपने आप में एक स्वतंत्र होगा। क्रिया का अंत इसमें ना शब्द आपको देखने को मिलेगा अंतिम में, जैसे भागना मारना, ठीक है, इस प्रकार इसमें ना का होना अनिवार्य नहीं है, लोक अनुभव पर यह आधारित होता है। प्रयोग की बात करें, इसमें वाक्य के बीच में सेट किया जाता है, इसे किसी भी वाक्य की पुष्टि के लिए अंत में उदाहरण की तरह जो है दिया जाता है। स्वतंत्र अस्तित्व तो इसका कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसका जो है स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ना का नियम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको विकल्प में ना लगा है, जैसे आंखों का तारा होना, कमर कसना, तो हमेशा वो 99% क्या होगा, मुहावरा होगा। वाक्य परीक्षण, यदि आप वाक्यांश को बिना किसी और शब्द के अकेले बोले वह अधूरा लगे तो वह मुहावरा है। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, यह एक, देखो तो यदि पूरा अर्थ दे जैसे ऊँट के मुंह में जीरा तो वह लोकोक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना, अपने आप में वो जो अधूरा है वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ऐसे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। व्यर्थ शब्द में समास निहित ही है, ठीक है, व्यर्थ शब्द में समास निहित है। इसके अनुसार देखो व्यर्थ एक्चुअल में खैर ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, विधन अर्थ भी होगा ये, विधन अर्थ ऐसा भी ये होगा, ठीक है। और ऐसा जब होगा ना, ऐसा जब दिया रहेगा विधन अर्थ, तब ये होगा यन, यन स्वर संधि, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, यन स्वर संधि। अभी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, अवयवी भाव। अवयवी भाव मतलब जिसमें जो है अवयव लगता है, मतलब अवयव जो क्या है, जो क्रिया वगैरह के साथ, लिंग वचन क्रिया के साथ नहीं बदलता, उसको हम बोलते हैं अवयव। तो वी धन अर्थ है, तो वी जो है नहीं बदलेगा, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, अवयवी भाव समास के रूप में लेंगे, जैसे यथाशक्ति वगैरह हम पढ़ते हैं ना, उस प्रकार से। तो संधि विक्षेप वी धन अर्थ व्यर्थ, यहाँ यन स्वर संधि है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। समास विग्रह की बात करें तो अर्थ के बिना, बिना अर्थ के, वी एक उपसर्ग है जिसका अर्थ रहित या विशेष होता है। अब अव्ययी भाव समास को कैसे पहचान करेंगे, इसमें तो प्रथम पद जो है प्रधान होगा और वह अव्यय होगा, जिस समास का पहला पद कोई भी अवयव या उपसर्ग हो, ठीक है। पहचान के उपसर्ग जैसे उसमें क्या लगा रहेगा, आ लिखा रहेगा, भर, यथा, अनु, प्रति, हर, वी, नी, बे, ला आदि, इस प्रकार के शब्द जो सामने में लगा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये होगा अव्ययी भाव समास। जैसे आजन्म है ना, आजन्म, प्रतिदिन, ठीक है, यथाशक्ति, निडर, आप जानते हैं इसका अर्थ भी पढ़े होंगे, जन्म है ना, प्रतिदिन, यथाशक्ति, निडर। तो शब्दों की पुनरावृत्ति वाले शब्द भी इसमें आते हैं, जैसे घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, ये भी क्या होते हैं, अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग, पूरा शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बताता है। तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद या दूसरा पद जो है प्रधान होता है, बीच में कारक चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, व्यर्थ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुब्रीहि समास याद रखिएगा, इसमें तीसरा पद की प्रधानता होती है, ठीक है, जैसे दशानन, अब इसको समझिएगा, दशानन। मैं आपको एक चीज यहाँ और समझा देता हूँ ताकि आप ध्यान रखेंगे, यौगिक शब्द क्या होते हैं, ठीक है, और योग रुक, वैसे इसको एक बार मैं समझा चुका हूँ, फिर भी आप इसको थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, यौगिक क्या होगा, जैसे मैं बोला विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, और एक बोला मैं दशानन, दशानन, ठीक है। अब देखो विद्यालय का मैं संधि विच्छेद कर पाऊंगा क्या, विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या धन आलय। तो देखो यहाँ संधि विच्छेद किया मैं, विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या और आलय दोनों का अपना अपना एक महत्व है, दोनों का अपना अपना अर्थ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जिसका संधि विच्छेद किया जा सके, ये हो गया यौगिक, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या समझ आ रहा है, देखो विद्या का मतलब ज्ञान, आलय मतलब जिस जगह में पढ़ाई होता है, दोनों को मिला देंगे तो पढ़ने का स्थान, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है, आपको एक अर्थ समझ आ रहा है। दशानन में क्या है, तो दशानन में जिसका 10 सिर हो अर्थात रावण, मतलब हम किसी, देखो इसको हम जब समास विग्रह की बात करें,
इसको अगर हम बात करें समास विग्रह में ध्यान रखिएगा, दशानन के बारे में जब बात करें, देखो यहाँ मैं संधि विच्छेद करके बताया हूँ, एक्चुअल में मैं समास को समझा रहा हूँ आपको, यौगिक क्या होगा, योग रूढ़ क्या होगा, दोनों को समझिएगा इस शब्द को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ फंसते हैं। ठीक है, तो दशानन में क्या हो रहा है कि 10 सिर वाला अर्थात रावण, मतलब हम बोल रहे हैं 10 सिर वाला, उसके बाद अर्थात लगा के किसके बारे में बात कर, रावण के बारे में, मतलब इस शब्द से हमको रावण के बारे में पता चल रहा है, लेकिन यहाँ रावण लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, मतलब तीसरा व्यक्ति का नाम कभी यहाँ नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, योग रूढ़, ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़ होगा, ध्यान रखिए, ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, योग रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको समझिएगा। चलिए अब इसमें बात करते हैं, तो बहुब्रीहि समास हमेशा ना योग रूढ़ होता है, ध्यान रखिएगा। कोई तीसरा अर्थ निकलता है, पीताम्बर जिसका पीला है, अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, व्यर्थ इसमें है ना, नहीं है। द्वंद्व समास की बात करें तो दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, द्वंद्व मतलब दोनों का अपना अलग अलग जो है, बात करें दोनों का समान अस्तित्व रहेगा, जैसे राम और श्याम, मैं बोला राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम। ठीक है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, राम एक अलग व्यक्ति है, श्याम एक अलग व्यक्ति है, राम और श्याम, है ना। सीता, या आप बोल सकते हैं राम सीता, इस प्रकार से राम सीता। ठीक है, राम और सीता, इसका भी अलग अस्तित्व है, इनका भी अलग अस्तित्व है, बात समझ आ रहा है, माता और पिता, माता और पिता, मतलब दोनों बराबर लेवल, मतलब उनका लेवल बोल सकते हैं बराबर, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व की बात होगा इसमें। ठीक है, अपोजिट वाले शब्द ज्यादा देखने को मिलता है इसमें। इसमें दोनों जो पद है वो प्रधान होते हैं, बीच में और या का भाव होता है। ठीक है, अव्ययी भाव में पूर्व पद पहला पद जो है प्रधान होता है, उपसर्ग या अव्यय या पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं। तत्पुरुष में जो है उत्तर पद जो है प्रधान होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। द्विगु में जो है उत्तर पद होता है, इसमें संख्यावाचक देखने को मिलेगा। द्वंद्व में दोनों पद जो है उनकी प्रधानता होगी। देखो यहाँ से आप समझ सकते हैं, द्वंद्व नाम में ही ये दिख ही जाएगा आपको, द्वंद्व देखो यहाँ भी द्व है, यहाँ भी द्व है, मतलब दोनों तरफ आपको दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद में सेम शब्द दिखाई दे रहे हैं, मतलब सेम वर्ण दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये क्या है आपका द्वंद्व समास, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो द्वंद्व में दोनों पद की जो है प्रधानता होती है, और या योजक चिन्ह वगैरह लगता है। कर्मधारा में उत्तर पद जो है प्रधान होता है, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान की बात होती है। ब्रहुम ब्रीहि में ना कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता, तीसरे पद की बात होता है, जैसे अभी बताया था थोड़ा देर पहले, तीसरा विशिष्ट अर्थ जो है इसमें निकल कर आता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित स्पर्श व्यंजनों के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, कचट तप करके याद रख लीजिए इसको, क च ट तप, इस प्रकार से आपको जमाना है, कचट तप आप जमा सकते हैं। तो क से कंठ है ना, कंठ हो गया, च से हो गया तालु, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, जैसे एक मनुष्य की ऐसे जीभ बनाऊं, ऐसे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा, ये नाक है, ये मुंह है, ये गला है समझो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और यहाँ होठ, ऐसा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ये बड़ा होगा, ऐसे इसको समझिए। ये कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, इधर दांत है तो दंत, और ये होठ है तो ओष्ठ। तो ये 5 भाग याद रखिएगा, है ना। ये हो गया कंठ, ये हो गया तालु, ठीक है, ये हो गया मूर्धा, और ये हो गया दंत, और ये हो गया ओष्ठ। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, है ना, और ओष्ठ। ठीक है, इसको केटीएम ऐसे याद रख सकते हो, के टी एम दो, केटीएम दो, केटीएम बाइक दो। ठीक है, कंठ, तालु, दंत, है ना, इस प्रकार से, सॉरी, हाँ, केटीएम कंठ हो गया आपका, तालव्य हो गया, दंत आपका मूर्धन्य हो गया, केटीएम, मैं हाँ गलत लिखे, हाँ, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, केटीएम दो, इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं। या कचट तप, कचट तप, ऐसा टाइप का भी याद रख सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं, यहाँ से केटीएम दो भी करके याद रख सकते हैं। स्पर्श व्यंजन जानते हैं 25 होता है। ठीक है, टोटल 25 होता है, उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो और इसको जब बात करते हैं, अल्पप्राण जिसमें कम समय लगता है, जैसे पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा वर्ण। महाप्राण जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ठीक है, तो ये सब आगे और देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बातें और याद रखना है जिसको आपको ध्यान रखना है, जैसे ड और ढ। ठीक है, इसमें ड बिंदी लग जाए और ढ में ऐसे बिंदी लग जाए, तो ये होता है द्विगुण। क्या होता है, द्विगुण होता है, या उसी को बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं,
उचित व्यंजन, याद रखिएगा। ये कभी भी किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आएगा, किसी भी शब्द के शुरुआत में कभी भी नहीं आएगा द्विगुण व्यंजन, ठीक है। द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आएगा, ये हमेशा बीच में आएगा या तो अंतिम में आएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुट वाले प्रश्न इसी सब से बनता है। उसके बाद मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध निर्नुनासिक शब्द निर्नुनासिक ध्वनि निकलती है। यदि श्वास का कुछ अंश भी नाक से निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। दिए गए विकल्पों में आपको चुनना है, ठीक है। अब देखो, मुंह से श्वास निकाला जाए तो शुद्ध निर्नुनासिक, मतलब निर यहाँ से नहीं, निर नहीं मतलब नाक से नहीं, है ना, नाक से नहीं। तो निर्नुनासिक शब्द से ही आपको समझ आएगा, निर नु नासिक, ऐसा समझिएगा इसको, क्योंकि शब्दों का ही खेल है। तो नाक, नासिका, नासिका से नहीं, निर नहीं ऐसा समझिए, निर नहीं नासिका मतलब नाक से नहीं, मतलब जो हवा नाक से नहीं निकलती, केवल मुंह से निकलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं निर्नुनासिक, ऐसा समझिए, ठीक है। तो निर्नुनासिक जब बोलते समय कोमल तालु सॉफ्ट प्लेटेट ऊपर उठकर नासिका विवरण को बंद कर देता है तो केवल वायु जो है मुख से निकलती है। इसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि को निर्नुनासिक या मौखिक ध्वनि भी कहते हैं, जैसे अ, आ, ई सामान्य स्वर और क, ख, ग, घ आदि। अनुनासिक, ठीक है, जिसमें नाक और मुंह दोनों का उपयोग होता हो, ठीक है, याद रखिएगा। वायु का कुछ अंश नाक से निकलने के कारण स्वर में अनुनासिकता आ जाती है, जैसे इसमें चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया, जैसे आ ई ऊ ऐसा कर बोलते हैं, जैसे चांद ऐसा करके, तो नाक और मुंह से निकलता है। गूंज, आंख, इस प्रकार से, ठीक है। निर्नुनासिकता का लोप, यदि किसी शब्द पर बिंदु या चंद्र बिंदु नहीं है तो अनिवार्य रूप से निर्नुनासिक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बोला मुंह, मुंह बोला मुंह, तो इसमें चंद्र बिंदु, तो आप मुंह को जब बोलेंगे तो आपके नाक और मुंह दोनों का आपको इसमें आपको आप छू के देखेंगे नाक में, तो वहां से भी थोड़ा सा वाइब्रेशन दिखेगा, और मुंह से तो आप बोलेंगे ही, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मात्राओं के साथ प्रयोग, यदि तिरोरेख ऊपर की लाइन के ऊपर मात्रा लगी हो, जैसे ई ए ओ औ, तो जगह की कमी के कारण वहाँ चंद्र बिंदु की जगह जो है केवल बिंदु लगाया जाता है, लेकिन जो उच्चारण है अनुनासिक ही रहता है। वहीं गोंद यहाँ बिंदु अनुनासिक का काम कर रहा है, ठीक है। तो मुख से निकले तो मौखिक या निर्नुनासिक, और नाक के साथ निकले तो अनुनासिक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जो तरीका और बताया, निर्नुनासिक मतलब नासिका से नहीं, मतलब नाक से जिसमें हवा नहीं निकलती उसको निर्नुनासिक बोलते हैं। बड़ा सा पेड़ उदाहरण है, ठीक है, एक बड़ा सा पेड़, पेड़ के बारे में बात की जाए, कैसा पेड़, बड़ा पेड़, मतलब पेड़ का गुण को बता रहा है, ठीक है, पेड़ का गुण को बता रहा है, ठीक है, मतलब विशेषता, पेड़ की विशेषता क्या बता रहा है, बड़ा सा है, ठीक है, मतलब उसको गुण बता रहा है कि बड़ा सा पेड़ है, ठीक है। तो गुण वाचक विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेड़, यहाँ पेड़ संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। बड़ा, बड़ा शब्द आकार का बोध करा रहा है, वाक्य में आकार, रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था आदि बताने वाले शब्द जो है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। सा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, सा तो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। सा, सी से जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जब विशेषण के साथ जो है सा, सी से जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वे तुलना या गुणों में कमी या अधिकता को दर्शाते हैं। जैसे बड़ा सा, ऐसा बोल रहे हैं, बड़ा सा मतलब इसमें जोर दिया जा रहा है, बड़ा सा, ठीक है, तो उसमें क्या बता रहा है, उसको तुलना किया जा रहा है कि पेड़ों में बड़ा सा पेड़ है, ये पेड़ों में बड़ा सा पेड़, ठीक है, मतलब उसकी क्या बता, तुलना करके बता रहा है, या बोल सकते हैं कि उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कहने का मतलब उसके गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अधिकता या कमी को दर्शाते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है सादृश्यवाचक रूप माना जाता है, उदाहरण नीला सा आकाश, ठीक है, छोटी सी लड़की, ऊंचा सा महल, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, याद रखिएगा, कोई भी सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, जैसे वह पेड़, ऐसा बोल रहा है वह पेड़, तो पेड़ क्या है, संज्ञा है, पेड़ क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पेड़ के बारे में बात की जा रही है कि वह पेड़, वह पेड़, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, एक मिनट, ये है पेड़, ये है पेड़, तो इसके बारे में बता रहे हैं वह पेड़ मतलब ये पेड़ को देखकर कोई व्यक्ति बोल रहा है वह पेड़, ठीक है, मतलब पेड़ के बारे में, पेड़ क्या है, संज्ञा है, ये तो संज्ञा है, और वह बोल रहा है मतलब सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, ये क्या है, सर्वनाम, ठीक है, ये है सर्वनाम।
लेकिन संज्ञा की ये विशेषता बता रहा है, अभी तो क्या बता रहा है, ये संज्ञा भी उपलब्ध है, संज्ञा भी उपलब्ध है और वहाँ सर्वनाम भी उपलब्ध है। या तो ये होता है कि संज्ञा के बदले जो आता है उसको सर्वनाम कहते हैं, लेकिन यहाँ तो संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है, तो ये सर्वनाम अभी क्या करेगा, इसकी विशेषता बताने का काम करेगा, मतलब इसको बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक चीज को एकदम क्लियर करिए, संज्ञा जो है, सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले आएगा, अगर संज्ञा नहीं है तब वहां सर्वनाम यूज होगा, अगर सर्वनाम यूज हुआ है, ठीक है, अगर सर्वनाम आया है और वहां संज्ञा भी आया है, संज्ञा भी है सर्वनाम भी है, तो वहां जो संज्ञा है, वहां जो सर्वनाम है क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो जो उसकी विशेषता बताने का काम करेगा, ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने का काम करेगा, तो यहाँ जो है सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो यह वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, आप जानते हैं, ठीक है। मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, तो ये 11 सर्वनाम है जो इसको मूल सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। वह पेड़ यहाँ सर्वनाम है जिसमें पेड़ की ओर संकेत कर रहा है। संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो जब संख्यावाचक विशेषण जब संज्ञा की संख्या गिनती का बोध हो, जैसे दो पेड़, कुछ पेड़, है ना, निश्चित और अनिश्चित, तो दो पेड़, पेड़ के बारे में बता रहे हैं लेकिन कितना पेड़, दो पेड़, ठीक है, तो ये संख्यावाचक है। परिमाणवाचक जैसे माप तौल का बोध हो, जैसे थोड़ा पानी, पानी के बारे में बात किया जा रहा है लेकिन कैसा पानी, थोड़ा पानी, ठीक है। चीनी तो 5 किलो चीनी, इस प्रकार से बातें की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर किसी को हिंदी और अच्छे से पढ़ना है तो मेरा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, 99 रुपीज़, शायद 110 या 105 रुपये इसका फीस है, ठीक है। इसको देख लीजिए कि पहले 99 था जो बढ़कर अभी 105 रुपये के आसपास हो गया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में उसको बताया गया है, साथ ही पूरा लिख लिख कर जो है मैं एक एक चीज़ को समझाया हूँ, तो वहाँ से आप इसको हिंदी का क्लास जो है परचेज करके हमारे ऐप से देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए है ना, जितना भी मैं पीवाईक्यू सीरीज आपको करा रहा हूँ, ठीक है, लगभग 16-17 पीवाईक्यू हो गया है, तो सबका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ई लाइब्रेरी में, हमारे ऐप के ई लाइब्रेरी में चले जाइएगा, वहाँ 35 रुपीज़ इसका जो फीस रखा गया है, वहाँ से फिर आप सभी पीडीएफ को एक साथ रिव्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विशेषण बना प्रविशेषण, ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे पेड़ बहुत बड़ा है, अगर मैं बोलूं तो पेड़ जो है संज्ञा है, बड़ा है बोल रहा हूँ मतलब पेड़ के बारे में बता रहा है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, और बहुत लग गया तो ये जो है बड़ा का भी विशेषता बता रहा है, बड़ा में कैसा बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, तो बहुत बड़ा, तो यहाँ जो है प्रविशेषण है बहुत। तुलना की अवस्थाएं, जैसे गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती, जैसे मूलावस्था राम बहादुर है, उत्तरावस्था राम श्याम से बहादुर, मतलब इसमें तुलना होगा, उत्तमावस्था राम सबसे बहादुर है, मतलब राम से बहादुर कोई भी नहीं है, मतलब उसके बारे में बता रहा है, ठीक है, राम से बहादुर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो उत्तरावस्था में हमेशा तुलना होता है, याद रखिएगा, क्या होता है, राम श्याम से अधिक बहादुर, मतलब तुलना हो रहा है राम और श्याम का। ता का प्रयोग अभी अभी बताया था, ठीक है, तुलना के लिए, ठीक है। यदि किसी शब्द से किसी संज्ञा के जैसे कैसी, कैसा होने का उत्तर मिले, जैसे पेड़ कैसा है, बड़ा सा, तो हमेशा गुणवाचक विशेषण होगा, है ना। तो आप इसको भी लगा के देख सकते हैं, कैसा कैसी लगा के देख सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें अगर उत्तर मिलता है तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब विशेषण के बारे में, जैसे गुणवाचक में क्या क्या हो सकता है, आकार बोधक जैसे बड़ा छोटा, गोल तिकोना चौकोर, गुणवाचक में भला बुरा सच्चा झूठा दानी, रंग बोधक में लाल पीला नीला धुंधला, स्थान बोधक में जापानी भारतीय ग्रामीण शहरी, दशा बोधक में बीमार स्वस्थ अमीर गरीब पिघला, इस प्रकार से जो है और भी शब्द है जिसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। काल बोधक में नया पुराना ताजा प्राचीन, ठीक। अब इसमें आपको निम्नलिखित में यन संधि का उदाहरण है, यन संधि का बोला है, ठीक है। तो नयन तो अयादि संधि है, ठीक है। तत धन लीन, तत धन लीन अगर बात करें तो तत धन लीन क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, तो ये भी नहीं हो सका। मात्रा नन, मात्रा नन में याद रखेंगे, मात्रा मातृ है ना, धन नन, ठीक है, आनंद है ना, इसको भी याद रखें, मातृधन आनंद, तो इससे बन जाएगा मात्रा धन, ठीक है। त और र मिलकर क्या बनाता है, त्र बनाता है, इसको आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको जो है समझ सकते हैं। तो यन संधि याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा मात्रा नन, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, नयन ने धन अन हो जाएगा, नयन ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। तत्लीन तत् धन लीन, ठीक है, ये व्यंजन संधि, ठीक है। मात्रानन मातृधन आनंद, ठीक है। और यहाँ देखो जरूरी नहीं है, देखो ये त है और यहाँ री लगा हुआ है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें त और री, ये र, त आधा और र, तो ये र जो है त के नीचे लगा है, आधा र है ये, ठीक है। तो ये जो है किसमें बदल जाता है, त्र में, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो इसको संधि विच्छेद जब करते हैं तो इस प्रकार से होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मातृधन आनंद, ठीक है, री आ प्लस रा, री प्लस आ रा, ठीक है। यहाँ मातृ का अंतिम स्वर री है और आनंद का प्रथम स्वर वो आ है। यन संधि के नियमानुसार री का र हो जाता है और त और र मिलकर त्र बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पित्रानंद, मात्रानंद, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यन संधि को पहचानने के 3 नियम ध्यान रखिएगा। पहले तो आधा य दिखे, देखो य के साथ आधा शब्द दिखिएगा, व आधा दिखिएगा, या र आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे अतिधन अंत, तो अत्यंत, देखो य में आधा दिखाई दिया, सुधन आगत स्वागत, व में आधा दिखाई दिया, ठीक है। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, ठीक है। तो ये 3 उदाहरण है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से यन स्वर संधि बनता है। 2 तो सबको मालूम होता है, तीसरे वाले में जो है फंसते हैं, तीसरे आने में फंसते हैं, ध्यान रखें। जहाँ त्र दिखाई दिया तो समझ जाइएगा वो यन संधि है, यन स्वर संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यन स्वर संधि और अयादि में अंतर समझिएगा। नयन, चयन, यह पूरा होता है और उसमें कोई आधा अक्षर नहीं होता है, ये अयादि है। जबकि प्रत्येक में यह पहले आता है, त और यन, ठीक है। इसको भी ध्यान रख सकते हैं, बाकी इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं जो जो बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। लिखने के लिए यहाँ सब लिख दिया हूँ आपके लिए, ताकि आपको रिवीजन के लिए आसानी हो, इसीलिए सब चीज़ लिखा गया है। लेकिन जो बातें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, अलग से बता रहा हूँ, उसको तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यन स्वर संधि में आप फंसेंगे, अगर फंसना होगा तो केवल यन स्वर संधि है जो फंसा सकता है, बाकी जो याद रखिएगा। कुछ अपवाद है जैसे अच्छौनी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ शब्द जो है अपवाद स्वरूप लिया जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो एक गुण स्वर संधि, आपको दीर्घ हो गया, एक वृद्धि, वृद्धि का कुछ अपवाद को ध्यान रखना है आपको, और यंस और संधि को ध्यान रखना है, बाकी संधि आपसे बन जाएगा। तो इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, यहाँ बात किया है इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो ये हो जाएगा इंद्रिय निग्रह, है ना। तो इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसके लिए इंद्रजीत आता है, ठीक है, इंद्रियजीत, क्या है ना, जिसने इंद्रियों को जीता है वो क्या कहलाएगा, इंद्रियजीत। लेकिन यहाँ क्या बात किया जा रहा है, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश की बात कर रहा है, मतलब उसको नियंत्रण में रखा है इंद्रियों को, ठीक है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इंद्रिय निग्रह कहने का मतलब है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में रखना या उन पर नियंत्रण पाना। निग्रह शब्द का अर्थ ही जो है रोक या दमन होता है, अतः इंद्रियों पर किया जाने वाला वश के लिए सबसे सटीक शब्द यही होगा। इंद्रियजीत कहने का मतलब है वह जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ध्यान दे कि उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रश्न में वश का बात किया जा रहा है ना। उसके बाद इंद्रियातीत, मतलब इंद्रिय अतीत, इंद्रिय के बाद अतीत, ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो या जिसे इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, ठीक है। इच्छाचारी, इसका अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला या मनमाना आचरण करने वाला। इसका इंद्रियों के दमन से कोई सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। कारतूस इनमें से कौन सा शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, कई लोग इसको पुर्तगाली बोलेंगे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कारतूस जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक। तो फ्रांसीसी भाषा के कुछ शब्द है, जैसे याद रखिएगा कूपन, रेस्टोरेंट, ठीक है, रिपोर्टाज, उसके बाद अंग्रेज, मेयर। सेना और हथियार से कुछ शब्द जो है हमेशा तुर्की भाषा के होते हैं। सेना और हथियार से जुड़े शब्द हमेशा तुर्की भाषा के होते हैं, जैसे तोप, बारूद होते हैं। लेकिन कारतूस एक अपवाद की तरह है रखे जाते हैं, जो फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। घर और रसोई के सामान जैसे बाल्टी, गमला, अलमारी अक्सर जो है पुर्तगाली होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदेशी भाषा के शब्द परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द है, जैसे तुर्की शब्द कैंची, चाकू, तोप, बारूद, कुली, बहादुर, दरोगा, बेगम, चेचक। यूनानी शब्द जो है दाम, सुरंग, टेलीग्राफ, एटलस, डेल्टा। और पुर्तगाली शब्द है अलमारी, गमला, बाल्टी, तौलिया, चाबी, साबुन, फीता, अनानास, काजू। कई बार पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। खासकर फ्रांसीसी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। पुर्तगाली शब्दों को याद करने का ट्रिक है, जैसे पादरी ने अलमारी से चाबी निकाली और कमरा खोला, और उसने तौलिया और साबुन लेकर स्नान किया, फिर इस्त्री किए हुए कपड़े पहनकर मेज पर अनानास, काजू, संतरा और पपीता खाया। अचानक गमले पर आलपीन गिर गई, उसने बाल्टी उठाकर साफ किया, फीता बांधकर गिरजाघर चला गया। तो जो शब्द
यहाँ बोल्ड में है, उसको आपको याद रखना है, ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। घर का सामान में जैसे अलमारी, चाबी, बाल्टी। अलमारी को कई बार पूछा गया जाता है। चाबी, बाल्टी, मेज, तौलिया, साबुन, स्त्री को पूछा जाता है। आलपिन को पूछा जाता है। फीता, गमला, कमरा। खाने पीने की चीज में अनानास, काजू, संतरा, पपीता, बिस्कुट, गोभी। ठीक है। पादरी, गिरजा, साया, कप्तान और नीलम। ठीक है। इसके अलावा अपने कोर्स में और तरीका बताया हूँ क्या कैसे याद रख सकते हैं, शादी से संबंधित, ठीक है, बीमारी से संबंधित, इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं। इसमें याद रखिएगा, कैंची तुर्की भाषा का है और कूपन जो है फ्रेंच के बीच जो है भ्रम होता है, याद रखिएगा। तो कैंची तुर्की का है और फ्रेंच है ना, जो कूपन है वो फ्रेंच शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है। तुर्की शब्द इसको भी याद रखने का तरीका है, जैसे एक बहादुर दरोगा था जिसकी बेगम बहुत लफंगी थी। उसने उर्दू में कुली को आदेश दिया कि ताश खेलते हुए कैंची और चाकू निकालो। जब झगड़ा बढ़ा तो तोप और बारूद चले, सब लाश में बदल गए। अंत में चेचक की बीमारी फैली और सब जो है कूर्क हो गए। ठीक है। इस प्रकार से आप कहानी के रूप में भी याद रख सकते हैं शब्दों को। जैसे हथियार, युद्ध, तोप, बारूद, कैंची, चाकू, खंजर और तमचा। ठीक है। दरोगा, बहादुर, कुली, बेगम, मुगल, आका, उर्दू। ठीक है। लाश, चेचक, एक याद रखिएगा, ये चेचक जो बीमारी है ना, ये तुर्की भाषा के शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको कोई भी बीमारी का नाम नहीं दिखेगा, केवल चेचक का नाम तुर्की में दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है। तो सौगात, ताश, कुर्क, लफंगा और सराय, तो याद रखिएगा। इसीलिए चेचक को पूछा जाता है क्योंकि चेचक एकमात्र ऐसा बीमारी आपको दिखाई पड़ेगा तुर्की में, जो बीमारी के रूप में तुर्की भाषा में सम्मिलित है, बाकी नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चेचक को विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। ठीक। तो जो बातें मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ उसको तो कम से कम ध्यान रखिएगा। इसमें तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम, देखो यहाँ छा रहा है ना, ये छात्र ऐसा आता है, उसको भी तत्सम बोलते हैं। तो कुक्षी, ये जो है क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द है। संयुक्त व्यंजन का प्रयोग जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र आता है तो वो तत्सम होते प्राय है ना, 99 लगभग 90% मान के चलिए। जैसे कुक्षी, अक्षर, नक्षत्र, ये जो है क्या है आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ नक्षत्रों को क्या है, तत्सम बताया गया। थोड़ा देर पहले आप देखे थे नक्षत्र ऐसे टाइप का। ठीक है। और इच्छा, से ये होगा स्वायत्त, ये तद्भव होगा, है ना, इसको भी याद रखिएगा, तद्भव, तद्भव। ठीक है, तद्भव। ठीक है। और ये तत्सम। ठीक है, नक्षत्र, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो नक्षत्र से नक्षत्र। स वर्ण का प्रयोग है ना, मूर्धन्य स वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे कृषक, वर्षा। चंद्र बिंदु, ठीक है, जिसमें चंद्र बिंदु लगा होता है वो हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। री का प्रयोग जिन शब्दों में री की मात्रा लगी हो तत्सम होते, जैसे श्रृंगार, घृत। ठीक है, देखो श्रृंगार। ठीक। आधे वर्ण, यहाँ एक चीज देखना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये श्रृंगार, ये जो श्रृंगार लिखा है ना, ये सही लिखा है। तो श्रृंगार को कई बार पूछा जाता है वर्तनी, इसको भी ध्यान रखिएगा। आधे वर्ण, तो प्राय आधे अक्षर वाले शब्द तत्सम होते हैं, जैसे अग्नि, व्याघ्र। ठीक है। जैसे यहाँ कुछ बातें और ध्यान रखना है आपको, जैसे अक्षवाट, अक्षवाट का मतलब होता है अखाड़ा। ठीक है। मच्छिका का मतलब होता है मक्खी, और तिरिच का अर्थ होता है तिरियक, तत्सम। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये अक्षवाट को ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है, जैसे जंतु, जिह्वा, जर्जर, ज्योत्सना। तो जर्जर में तो ऐसा होता है, जर्जर ऐसा लिखा जाता है, आप देखे भी होंगे। ठीक है। ज्योत्सना तो ऐसा होता है, ज्योत ना। ठीक है, आधा ता आधा सा होता है। ठीक है। जिह्वा गलत लिखा है, जिह्वा ऐसा लिखा रहेगा, जी आधा हा जो है उसमें हलंत रखेगा और ये वह आगा। जंतु ये सही लिखा है, जंतु जो है सही लिखा है। तो जंतु हिंदी वर्तनी के सही प्रयोग है। ये सब जो जो बातें मैं बताया हूँ यहाँ लिख कर, वही चीज़ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं जाता। अब इधर देखिए कुछ और शब्द, जैसे उज्ज्वल, कई बार पूछा जाता है, इसका सही क्या होगा, उज्ज्वल, उत झन ज्वल लिखते हैं, उज्ज्वल। ठीक है। इसमें जो ज है दोनों आधे होते हैं। आरसीवाद दिखाइए, आरसीवाद पढ़ने में ही देखो आ उसके बाद र आएगा, ज ऊपर में उसका उच्चारण पहले होगा आरसीवाद, यहाँ होगा आसिर, उसके बाद आसी, और उसके बाद र का उच्चारण फिर वाद, आशीर्वाद। यहाँ क्या हो रहा है, देखो आ, उसके बाद आ के बाद आधा र का उच्चारण हो गया, आरसी वाद हो रहा है, तो यहाँ आशीर्वाद। ठीक है। कवियत्री, ये गलत है, कवयित्री होगा। ठीक है। श्रृंगार अभी बताया था, ये श्रृंगार सही होगा। आगामी नहीं होती, आगामी नहीं होता, आगामी होता है। सन्यासी नहीं है, सन्यासी। यहाँ देखो, यहाँ क्या अंतर है, इसको भी समझिएगा। ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ अंतर, इसमें ऊपर बिंदु, अनुस्वार और आधा न दोनों आते हैं। ठीक है। यहाँ एक्चुअल में ये भी सही लिखा है, यहाँ उसको ऐसा लिखना था, सन्यासी। ठीक है, ऐसा।
तो ये देखो, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, तो इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा था, ये जो ऐसा लिखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सन्यासी का क्या होगा, सन्यासी। आहार का हो जाएगा आहार। अंधिकार का होगा अंधिकार। ठीक है, ये तो सही है, अंधिकार, ये भी अंधिकार। ठीक है, ध्यान रखिए, अनाधिकार नहीं होगा, अंधिकार। ठीक है, यहाँ भी अंधिकार ही लिख दिया है एक्चुअल में। अनाधिकार से अंधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार। ठीक है, वो शब्द है जो उसको आपको पढ़ना है। जैसे मिष्ठान, मिष्ठान ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिष्ठान, मिष्ठान, मिष्ठान ऐसा होता है। ठीक है, मिष्ठ मीठा, धन अन्न, मिष्ठान। ठीक है, इस प्रकार से ये बना है। तो कुछ शब्द आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम का, आराम शब्द का अर्थ होता है वाटिका, सुविधा, राहत, खैरियत। तो वाटिका की बात करते हैं, आराम शब्द का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शास्त्रीय अर्थ है। प्राचीन साहित्य में आराम का प्रयोग बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका के लिए किया जाता था। विहार आराम का अर्थ बौद्ध मठों के बगीचों में से भी था। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब ये सही है। ठीक है, वाटिका। सुविधा, आराम का प्रयोग सुख, सुविधा और विलासिता के संदर्भ में भी किया जाता है, ये भी सही है। राहत सबसे सामान्य अर्थ है विश्राम, चैन या बीमारी या में राहत। ठीक है, खैरियत, खैरियत का कुशल क्षेम हालचाल होता है या आराम से संबंधित तो लग सकता है, लेकिन ये सीधा पर्यायवाची नहीं है, मतलब तीन है। ठीक है, कौन कौन सा, वाटिका, सुविधा और राहत, खैरियत नहीं है। तो JKL इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। हरि, हरि का देखो, ये आपको निकार्थी शब्द देखते हैं। हरि का क्या होगा, विष्णु, बंदर। ठीक है, सिंह, सूर्य, यमराज, घोड़ा, हवा, मेढक। कनक का होता है सोना, धतुरा, गेहूं, पलाश। अंबर का होता है आकाश, वस्त्र, एक विशेष इत्र, बादल। ठीक है, सारंग का हिरण, सिंह, हाथी, मोर, कोयल, धनुष। कमल, स्त्री। द्विज का पक्षी, ब्राह्मण, दांत, चंद्रमा। तो इस प्रकार से अनिकार्थी शब्द आप जो है याद रख सकते हैं कुछ कुछ। ठीक है, आपका नायक अभी बताया था, अयादि स्वर संधि आता है। ठीक है, नए धन अक आएगा। देखो आ है यहाँ, आ है यहाँ, तो जहाँ आ की मात्रा हो वो न होगा। आ की मात्रा वाला हमेशा क्या होगा, हमेशा न या औ, है ना, दो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जहाँ आ की मात्रा है। जैसे, ठीक है, जैसे नयन बोलता, नयन। ठीक है, और यहाँ नायक, दोनों में अंतर समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो नयन वाले में ना एक मात्रा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आ नहीं है, अ है, तो एक दिखेगा। आ वाले में चाहे ओ वाला हो, ठीक है, जैसे आपका नयन, तो देखो एक मात्रा दिखाई दे रहा है। गायक, ठीक है, आ गायक, तो डबल मात्रा ऊपर में। पवन है ना, पवन सिंगल, तो ओ पवन, देखो ऊपर में एक है। पावक तो औ। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो जहाँ आ की मात्रा है वहाँ डबल आपको ऊपर में ऐसा मात्रा देखने को मिलेगा, अ और औ की मात्रा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, नायक, तो नायक का हो जाएगा नय धन अक, क्या हो जाएगा, नय धन अक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसके अलावा बाकी को भी पढ़ सकते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न स्वर को क्या कहते हैं, तो संयुक्त स्वर। भिन्न भिन्न स्वरों से उत्पन्न स्वर को क्या बोलते हैं, हम जो है संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वर की बात किया जा रहा है, तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनेगा, दो स्वर मिलकर बनेगा, उसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, अ धन ई मिलकर ए बनाएगा, अ धन ई। ठीक है, दो मूल स्वर है, दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर चुनिए, तो ए आ जाएगा संयुक्त स्वर। ठीक है, उसके बाद जैसी तेरी कुमरी वैसे मेरे गीत, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनना है। जिस जो जिसके योग्य हो उसे वही मिलता है। जैसा मालिक वैसे उसके कर्मचारी, जैसा दोगे वैसा पाओगे, बुराई का बदला भी भलाई से दो। मतलब जैसी तेरी कुमरी वैसे मेरे गीत, मतलब है ना, इसमें क्या होगा, जैसे दोगे वैसे पाओगे, इसको समझते हैं। यहाँ कुमरी का मतलब क्या होता है, कमरा, है ना, और अर्थात एक छोटे कंबल या उपहार से है। इस लोकोक्ति का ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि जैसे पारिश्रमिक या इनाम दिया जाएगा, काम करने वाला वैसे ही परिणाम देगा। ठीक है, आप मान लो 1 रुपया दे रहे हो किसी को, तो थोड़ा काम करेगा, 100 रुपया दोगे तो थोड़ा ज्यादा काम करेगा। मतलब आप जैसे उसको पैसा दोगे, उसका पारिश्रमिक दोगे, तो वैसे ही वो क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, वही चीज बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप दोगे वैसे आप पाओगे। ठीक है, जैसे दोगे वैसे आप पाओगे। अब इसमें हम कुछ मुहावरे जानते हैं, जो आपके मुहावरे बोलते हैं, लोकोक्ति है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञानी का सम्मान होना, अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति थोड़े गुण होने पर बहुत दिखावा करता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने शहर या घर या क्षेत्र में कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली बन जाता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति जो है कुछ काम नहीं कर सकता,
आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आसमान से गिरा खजूर में अटकर एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध स्वीकार न कर पूछने वालों को ही दोष देना। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा, वास्तविकता कुछ भी नहीं। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से बहुत कम। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का भी होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरी संगति में रहने पर बदनामी ही मिलती है। इसको याद रखिएगा, कोयले की दलाली में हाथ काले। ठीक है। खग जाने खग की भाषा, इसको भी याद रखिएगा, खग जाने खग की भाषा। समान स्वभाव वाले एक दूसरे को समझते हैं। सांच को आंच नहीं, सच्चे व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। सवा शेर को डेढ़ शेर मिलना, एक से बढ़कर एक का मिलना। होनहार बीरवान के होठ चिकने पात प्रति, इसको भी याद रखिएगा, है ना। होनहार बीरवान के होठ चिकने पात मतलब प्रतिभावान के लक्षण बचपन से ही दिखने लगते हैं। हाथ कंगन को आरती क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मतलब कथनी और करनी में अंतर होना। उसके अलावा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब लज्जित होकर क्रोध करना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास तो अवसरवादी होना। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध मतलब निकट के गुणी व्यक्ति का सम्मान न होना। घर का भेदी लंका जाए, आपसी फूट से सर्वनाश होना। ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मतलब अत्यधिक कंजूस होना। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई खुद को दिखाई नहीं देता। चोर की दाढ़ी में चिन्ह मतलब दोषी व्यक्ति हमेशा जो है सशंकित रहता है। शकुंतर के सिर पर चमेली का तेल मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिल जाना। ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई इसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ था इस प्रकार से। ठीक है, तो वही है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कई लोग बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी मेहनत वो स्वयं जानता है। ठीक है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो उसको आप स्वयं जानते हो। दूसरा व्यक्ति आपको देख के ये बोल सकता है ये तो घूमते रहता है, नहीं पढ़ता, लेकिन है ना। तो आपके लिए इस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं समझ वो नहीं करना है, सोचना ही नहीं है। आपको मेहनत करते रहना है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। जल में रहकर मगर से बैर, शक्तिशाली के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता करना। जिसकी लाठी उसकी भय, शक्तिशाली की ही जीत होती है। जो जो भीजे कामृत त्यों तो भारी होए, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है व्यक्ति गंभीर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढाक के तीन पात मतलब सदैव एक सी स्थिति बने रहना। तेल देखो तेल की धार देखो। ठीक है। धैर्य के साथ परिणाम की प्रतीक्षा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेल देखो तेल की धार देखो। चौथा चना बाजी खाना, गुणहीन व्यक्ति बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। दूध का दूध और पानी का पानी मतलब निष्पक्ष न्याय। दूर के ढोल सुहावने मतलब दूर की चीजें अच्छे लगना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी योग्यता छिपाने के लिए दूसरों को दोष निकालना। नेकी कर दरिया में डाल मतलब भलाई करके भूल जाना। नौ नगद न तेरह उधार, भविष्य की बड़ी आशा से वर्तमान का कम लाभ अच्छा। ठीक है। नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। शिक्षित व्यक्ति होने पर भी भाग्यवश निम्न कार्य करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुण की कद्र नहीं करता। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी मतलब अपराधी कब तक सजा से बचेगा। बिना मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। भाग्य से सब मिलता है, मांगने से कुछ नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता मन में शत्रुता। मान न मान मैं तेरा मेहमान मतलब जबरदस्ती गले पड़ना। माया तेरे दो नाम, परसा और परशुराम मतलब धन धन होने पर व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसे ही सेवक। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। सांप मारे और लाठी भी न टूटे, काम भी बन जाए और नुकसान भी न हो। तो ये 50 लोकोक्ति मैं आपको और बताया जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकोक्ति मुहावरे जनरली हम लोग पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में हम उतना महत्व नहीं देते, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो 50 लोकोक्ति मुहावरे हैं, इसके अलावा और भी लोकोक्ति मुहावरे मैंने कराया हुआ हो, सबको देखिएगा, आपका लोकोक्ति मुहावरे भी बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। काला घोड़ा में काला शब्द है, ये होगा, ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि काला घोड़ा की बात किया जा रहा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, घोड़ा की विशेषता बता रहा है, कैसा घोड़ा, काला घोड़ा, तो गुणवाचक है। तो गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार दशा आदि का बोध कराते हैं
उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चूंकि काला एक रंग है इसलिए गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रंग बोधक की श्रेणी में आता है। सुंदर लड़की, पुराना घर, मीठा आम, लंबा आदमी। ठीक है। सर्वनामिक विशेषण मतलब जो सर्वनाम जो है किसी संज्ञा का विशेषता बताएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, याद रखिएगा, मान लो राम की बात है, ठीक है, या है ना, और इसके सामने लिखा है वह राम, इस प्रकार से। ठीक है। अब एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं। तो हमेशा जो सर्वनाम है ना संज्ञा से पहले रहेगा। ठीक है, संज्ञा से पहले रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसी विशेषता बताता है, जैसे वह मेरा घर है, यह लड़का चालाक है, काला सर्वनाम नहीं है, विकल्प गलत है यहाँ। ठीक है। खैर इसको तो अब छोड़ दीजिए क्योंकि अब बता चुके हैं काला घोड़ा मतलब गुणवाचक विशेषण। तो याद रखिएगा, संज्ञा से पहले आकर जब कोई सर्वनाम लगता है तो होता है सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब जो संख्या के रूप में रहता है, जो शब्द संख्या संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, 4 घोड़े, कुछ लोग। ठीक है, ये होगा संख्यावाचक। गणनावाचक में संख्यावाचक विशेषण का ही एक उपभेद होता है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है। विशेष से क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है। विशेषण क्या होता है, जिसके जो शब्द विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे काला घोड़ा, तो काला क्या है, विशेषण है। ठीक है। किसकी विशेषता बता रहे, तो घोड़ा का, तो घोड़ा क्या है, आपका विशेष्य है। प्रविशेषण मतलब ये विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे बहुत काला, मैं बोलता है यहाँ बहुत काला घोड़ा, बहुत काला घोड़ा। आप काला में भी, और देखो काला में भी एक थोड़ा सा लाइट काला, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो बहुत काला, ऐसा मैं बोल दिया, मतलब देखो ये काला तो जो है विशेषण है। अब इसकी और विशेषता बता कि काला में भी कैसा काला, एकदम ज्यादा गाढ़ा वाला काला, एकदम ब्लैक, जो कुछ भी एकदम नहीं दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे भी काला तो पूरा ही काला मतलब है, कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी एक उदाहरण आपको बताने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चमक वाला काला, ऐसा बोल सकते हैं, चमक काला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ घोड़ा बहुत काला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काला बोल दिया मतलब काला का मतलब होता है कि वो काला, कि अब जिसमें कुछ भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा, वो होता है काला। अब बहुत बहुत यूज़ किया गया इसके लिए, तो बहुत बहुत कम यूज़ होगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो काला अपने आप में पूर्ण होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि देखो हिंदी में क्या है, बहुत चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, शब्दों को। ठीक है, यहाँ लिख दिया है, वो केवल समझाने के लिए, आप ध्यान रखिएगा। फिर सफेद बोलो, सफेद से आपको क्या समझ आ रहा है, सफेद मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा, सफेद एकदम व्हाइट ही आएगा। अब मतलब बहुत सफेद, और सफेद सफेद बोल दिया मतलब आपके दिमाग में सीधा सीधा छप गया है कि भाई एकदम व्हाइट पेज के ब्लैंक बात कर रहे हैं, पूरा व्हाइट। ठीक है। अब बहुत सफेद बोला, और कितना सफेद, वो आपको नहीं समझ आएगा, बात समझ आएगा। लेकिन सफेद अपने आप में पूर्ण है, काला अपने आप में पूर्ण है। ठीक है। हाँ, अब मैं बोला लाइट येलो, ये इस टाइप के कलर, कुछ ऐसा शब्द है, जैसे कुछ ऐसा कलर है, जैसे नीला है, पीला है, तो लाइट नीला, है ना, हल्का नीला, हल्का पीला, ऐसा। काला और सफेद में ऐसा है कि काला अपने आप में पूर्ण है और सफेद अपने आप में पूर्ण है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत काला मतलब ऐसा बताया कि जा रहा है कि उस काल घोड़े में आंख के अलावा, है ना, मुंह के अलावा और कुछ भी चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इस टाइप से काला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के प्रकार तो आप जानते हैं, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, क्रियावाचक नहीं होता भाई। ठीक है, 5 प्रकार के संज्ञा आप पढ़े हैं। ठीक है, तो ये 3 तो यही हैं। तो समूहवाचक संख्या, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, सेना, पुलिस, सभा, कक्षा, भीड़। भाववाचक में जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं। ठीक है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। मिठास, बुढ़ापा, क्रोध, ईमानदारी, बचपन। द्रव्यवाचक में जो शब्द किसी शब्द द्रव्य, पदार्थ, धातु का बोध कराते हैं जिसमें अन्य वस्तुएं बनती है, उदाहरण सोना, पानी, तेल, दूध, लोहा, घी। ठीक है, याद रखिएगा। क्रियावाचक संज्ञा कोई स्वतंत्र मुख्य प्रकार नहीं है। क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है, एक अवधारणा है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब संज्ञा के मूल प्रकार पूछे जाते हैं तो इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, 5 प्रकार को गिना जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण की बात करें तो गणनीय और अगणनीय, तो 2 प्रकार के वर्गीकरण और जान सकते हैं संज्ञा का। कंठ और तालु कौन से व्यंजन है, कंठ और तालु किसमें आते हैं, तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के प्रकार में पढ़े हैं, कंठ तालु, कंठ तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ को स्पर्श करती है। इसकी संख्या 25 है। ठीक है, और 5 वर्गों में बांटा गया है, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जिसमें कंठ, है ना, क वर्ग, तालु, च वर्ग,
कंठ और तालु जो है स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अंतस्थ क्या होता है, य र ल व, ठीक है, य र ल व, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा, क्या कहते हैं अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन आपका स और ह है। दंत की बात करें तो दंत में आपका स्पर्श व्यंजन का एक उपभेद है, त वर्ग इसमें आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप पूरा इसका वर्गीकरण तो पढ़ चुके होंगे हिंदी में, ये केवल आपका रिवीजन है, ध्यान रखिएगा। पंचवटी कौन सा समास है, पंचवटी आप जानते हैं तो द्विगु समास आएगा। द्विगु समास में हमेशा पहला जो शब्द संख्यावाचक आपको दिखाई पड़ता है, अवयवी भाव में पहला जो है आपको अवयव दिखाई पड़ेगा। तत्पुरुष में कारक विभक्ति का आपको इसमें समावेश देखने को मिलेगा। बहुब्रीहि में तीसरे के किसी अन्य के बारे में बात होता है, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था दशानन करके, ठीक है। उसके बाद इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन और कारण को सही विकल्प चुनिए। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, आपको बताया था जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इसको समझिएगा। संज्ञा सर्वनाम क्रिया, उसके बाद विशेषण, विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और उसके बाद संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, उसके बाद विस्मयादि बोधक, विस्म विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये टोटल 8, इसको याद रखिए। अर्थ के आधार पर 8 भेद, शब्द भेद हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये सामने के जो 4 हैं, ठीक है, सामने के जो 4 है वो होते हैं विकारी, विकारी, और ये जो है अविकारी, ठीक है, ध्यान रखिए, विकारी और अविकारी याद रखिएगा, ठीक है। तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, देखो अभी बताया ना 4 शब्द याद रखिएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये 4 भेद को याद रखिएगा। ये जो 4 भेद है ना वो विकारी, जो वचन क्रिया लिंग आदि के साथ जो है परिवर्तित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये जो है विकारी होते हैं, और ये बाकी के जो 4 होते हैं अविकारी, ठीक है, जो नहीं बदलते। विकारी सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। विकारी शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम विकारी होते हैं क्योंकि लिंग वचन कारक के अनुसार इनका रूप बदल जाता है, मतलब जो बदलता है लिंग वचन कारक के साथ जो बदलता है उसको क्या बोलते हैं, विकारी। पूर्वापर संबंध कहने का मतलब होता है, इसका अर्थ है कि सर्वनाम का कोई अपना निश्चित अर्थ नहीं होता, पहले पूर्व या बाद में कोई भी आई संज्ञा के से अपना अर्थ जो है ग्रहण करता है। जैसे राम एक छात्र है, वह पढ़ रहा है, यहाँ वह का अर्थ है राम है, क्योंकि राम के बदले ये आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी संज्ञा के बदले में आता है, तो ठीक है। तो सर्वनाम क्या होता है इसको तो आप जानते हैं, है ना, बाकी शब्द को चाहे जाने चाहे ना जाने, एक चीज तो आप जानते हैं, सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं तो सत्य है, जो संज्ञा के बदले आएगा वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और जो शब्द भेद बताया, तो ये शब्द भेद को 8 प्रकार को ध्यान रखिएगा, इसमें जो 4 होते हैं वो विकारी होते हैं, मतलब संज्ञा हो या सर्वनाम हो या क्रिया हो या विशेषण, ये क्या होगा, विकारी। तो सर्वनाम जो है विकारी, मतलब कहीं ना कहीं कथन जो पूरी तरह सत्य है, परंतु वह कहने के पूर्ववत संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है, ठीक। तो संज्ञा के बदले, ठीक है, मैं वह भी बोल सकता हूँ, राम आया, वह आया, ठीक है, राम आया और खाना खाया, राम आया और राम खाना खाया, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, राम आया, राम आया और राम खाना खाया, राम खाना खाया, एक साथ राम आया फिर राम खाना खाया, तो राम आया और वह खाना खाया, ऐसा मैं बोलूंगा, क्योंकि बार बार राम मैं यूज नहीं करूंगा। तो राम के जगह में क्या बोला, मैं वह बोला, मतलब ये किसके बदले आया, संज्ञा के बदले आया। तो परंतु वह कहने पर पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा डिटेल में लिखा है। यह कथन सर्वनाम की व्यापकता को दर्शाता है, जैसे संज्ञा, जैसे आम कहने पर केवल एक विशेष वस्तु का बोध होता है, लेकिन सर्वनाम वह कहने पर आप राम, घर, पहाड़ या किसी वस्तु की ओर संकेत कर सकते हैं, बशर्ते उसका जिक्र पहले हुआ हो, ठीक है। मतलब जो वह है वो सब चीज को बता सकता है, ठीक है, सब चीज को बता, जैसे वो वह का उपयोग आप पहाड़ के लिए भी कर सकते हैं, वह का उपयोग राम के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए आप पहले उपयोग करेंगे, मतलब जिस चीज के लिए वह का उपयोग करेंगे वो एक बार पहले उपयोग होना चाहिए। जैसे राम के बारे में बात किया, राम आया और राम खाना खाया, तो राम आया फिर राम खाना खाया बोल रहा हूँ, तो मैं खाना खाया जगह में जो राम है उसमें वह खाना खाया भी बोल सकता हूँ।
अब वह क्यों लगा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं राम का नाम ले चुका हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं उस वह से किसको डिनोट कर रहा हूँ, राम को बता रहा हूँ, राम के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको भी समझिएगा, ठीक है। तो कथन और कारण सही है, याद रखिएगा। और जो है इसका जो तर्क है वो स्पष्ट है, ये जो है करेक्ट आंसर है। अब इस प्रकार के प्रश्न में आप फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सोचने वाला प्रश्न है, क्योंकि आप इस प्रकार से कभी आपका संज्ञा को नहीं पढ़े होंगे, सर्वनाम को नहीं पढ़े होंगे, है ना, क्योंकि ये डिटेल है, बहुत डिटेल है, ठीक है, क्योंकि अभी तक व्यापक में ऐसा प्रश्न आता नहीं था। अब अचानक से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को कम से कम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बातें मैं बताया जा रहा है मेरे द्वारा, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। सर्वनाम आप जानते हैं मूल 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। मैं तुम आप यह वह जो सोई कोई कुछ कौन क्या, ठीक है। सर्वनाम के भेद है, जैसे 6 भेद होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें आता है मैं तुम आप वह, ठीक है, यहाँ वह को लिख दिया, लेकिन वह किस में आएगा, निश्चयवाचक में आएगा, यह वह, ध्यान रखिएगा। तो मैं तुम, ठीक है, एक वह भी आप याद रख सकते हो, वह तीसरे के अर्थ में, ठीक है। निजवाचक में आएगा आप, स्वयं, खुद। निश्चय में यह वह आ जाएगा, अनिश्चय में कोई कुछ, ठीक है, संबंध में जो सो, और प्रश्नवाचक में कौन क्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कारक सर्वनाम के संबोधन कारक ओ हो नहीं होता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिकी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके बारे में और डिटेल बताया गया है। उसके बाद यहाँ आपके है, आपका मुहावरा है। जैसे देखो, मुहावरा की पहचान बताया था ना लास्ट में, ना आता है, ना आता है, ना आता है, देखो ये सब मुहावरा है, तो सबके लास्ट में ना आपको दिखाई पड़ेगा। तो कान कतरना, ठीक है, कान खड़े होना, कान गरम करना, कान पकड़ना। कान पकड़ना कहने का मतलब है इसमें सजा देना होगा, है ना। कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना, यहाँ से आपको समझ आ रहा है, ठीक। चलिए, तो कान भरना मतलब चुगली करना, कान भरने कहने का मतलब है चुगली करना, ठीक है। और कान पर जू ना रेंगना मतलब कोई असर नहीं होना, अनसुना करना। कान का कच्चा होना मतलब किसी भी बात को बिना सोचे समझे जो है विश्वास कर लेना। कानों कान खबर न होना मतलब बिल्कुल गुप्त रहना। कान देना मतलब ध्यानपूर्वक सुनना। कान खोलना मतलब सावधान कर देना, ठीक है। कान कतरना मतलब मात करना, ठीक है। कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना। कान गर्म करना मतलब पीटना। कान पकड़ना मतलब गलती मान लेना, है ना। जब भी आपको सजा दिया जाता था स्कूल में, तो आप कान पकड़ के उठक बैठक करते थे, तो सजा के लिए आप उसको गलती अपना मान लेते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। विलोम शब्द देखते हैं। असन, अनसन, अश्लील, सलील, आदि, अनादि, असीम, ससीम, ठीक है। तो असन का अनसन, असन का अर्थ है भोजन करना, और अनशन का अर्थ है कि भोजन न करना, व्रत, ठीक है, ये तो सही है। अश्लील और सलील, अश्लील का अर्थ है अमर्यादित या गंदा, जबकि सलील का अर्थ होता है मर्यादित या शिष्ट। आदि, अनादि, आदि का अर्थ है प्रारंभ, और अनादि का अर्थ है कोई प्रारंभ न हो। असीम का और ससीम, असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, और ससीम का अर्थ है जो सीमा के साथ हो, ठीक है। मतलब सभी सही है इसमें, जे सभी सही है, उपरोक्त सभी आना चाहिए था, बट यहाँ मेरे हिसाब से इसको वो है गलत ले सकता है ना। तो JKA JLM इस प्रकार से हो सकता है, बट सभी सही है, याद रखिएगा, ठीक है। तत्सम तद्भव क्या होता है, अब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। एक शब्द और याद रखिएगा, अज्ञ मतलब होता है जिसे ज्ञान ना हो, याद रखिएगा, अज्ञ मतलब जिसे ज्ञान ना हो। और विज्ञ मतलब होता है विद्वान, विज्ञ का मतलब क्या होता है, विद्वान, ठीक है, याद रखिएगा। उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द, जैसे अ उपसर्ग से सभ्य, असभ्य, न्याय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक। अन से होता है उत्तरित, अनुत्तरित, अस्तित्व, अनस्तित्व, इच्छा, अनिच्छा। अप से बनेगा अपयश, मान का अपमान, कीर्ति का अपकीर्ति। वि से विदेश, देश का विदेश, सम्मुख का विमुख, योजना का वियोजन, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कुछ विलोम शब्द, जैसे अज्ञ का होता है विज्ञ प्रज्ञ, अर्वाचीन का होता है प्राचीन, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, ऋजु का वक्र, जंघम का स्थावर, दीर्घकाय का कृशकाय, पाश्चात्य का पौरसत्य, है ना, पौर्वत्य, और मृदु का कठोर या रुद्र, श्री गणेश का इतिश्री, अत का इति होगा, अवनति का उन्नति होगा, इहलोक का परलोक होगा, उन्मिलन का होगा निमिलन, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ठीक है। तामसिक का सात्विक होगा, और निर्मल का मलिन होगा, प्रसारण का आकुंचन होगा, और व्यष्टि का समष्टि होगा, और सत्कार का होगा तिरस्कार। तो ये महत्वपूर्ण विलोम शब्द है, इतना आप तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित कारक और विभक्तियों का सही क्रम आपको जमाना है। कर्ता ने कर्म को करण से आप जानते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। संप्रदान को के लिए, ठीक है। अपादान से अलगाव, याद रखिएगा, हमेशा अलगाव के लिए होगा,
ठीक है। तुलना डर का भाव इसमें होता है, इसको भी याद रखिएगा। देखो कर्ता ने क्रिया करने वाला होगा, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े, ठीक है। इसमें हमेशा एक साधन आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। करण साधन यहाँ दिखाई पड़ेगा। देखो जब कर्म की बात होगा, उसके बाद करण की बात होगा, तो क्रिया का साधन जिसकी मदद से कोई काम किया जाए, जैसे वह कलम से लिखता है तो कलम, यहाँ साधन दिखाई दे रहा है कलम, ठीक है। संबंध काके की रा रे री, या अन्य पदों से संबंध बताता है, राम का घर। अधिकरण में पर क्रिया का आधार, पक्षी आकाश में उड़ रहे, मेज पर पुस्तक है। और संबोधन में हे अरे अहो, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आप केवल विभक्ति चिन्ह को याद मत रखना, इसके अर्थ को याद रखना है आपको, क्योंकि अर्थ में आपके कूट वाले प्रश्न बनेंगे, अर्थ से बनेंगे कूट वाले प्रश्न। इसलिए अर्थ को अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि कर्ता क्या होगा, क्रिया करने वाला, कर्म क्या होगा, जिस पर क्रिया का फल पड़े, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कर्म। और क्रिया का साधन वो करण से संबंधित होगा, जिसके लिए क्रिया की जाए वो संप्रदान होगा। अलगाव, तुलना या डर का भाव आता है अपादान के लिए। अन्य पदों से संबंध बताएगा संबंध कारक। और क्रिया का आधार होगा आपका अधिकरण, अधिकरण आधार, है ना। किसी को बुलाना या सचेत करना होगा संबोधन। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहां से बनेगा कूट वाला प्रश्न। पंचम वर्ग का आपको जो है क्या कहते हैं, व्यवस्थित करना है, तो अभी बताया था केटीएम दो, केटीएम दो, ठीक है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ऐसे आपको जमाना था, ठीक है। तो आप जमा सकते हैं इसको, तो बहुत आसान है, कचट तब करके भी। तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इस प्रकार से आप जो है इसको जमा सकते हैं। अब यहाँ संधि आपको बताना है। विसर्ग संधि, देखो विसर्ग संधि, देखो अन्न भाव क्या हो गया, अन्न धन अभाव, अन्न धन अभाव, अभाव, ठीक है, ये हो जाएगा अन्ना भाव। महाऔषध, महा धन औषध, महौषध, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद धनुष टंकार, तो धनु धन टंकार, धनुष टंकार। उसके बाद षड दर्शन, है ना, क ख ग, ग का घ, तो सट सट धन दर्शन, सट धन दर्शन, ट ठ ड, इसमें बदलेगा तीसरा अक्षर में, ठीक, सट दर्शन। तो यहाँ से आप देखो, इसमें क्या होगा, अ धन आ बन रहा है, तो ये दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, तो इसमें आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये धनु है, ये विसर्ग में आ जाएगा, धनुष टंकार, ये आ जाएगा विसर्ग में। उसके बाद आपका महाधन औसत, ये हो जाए, अ हो रहा है, महाधन औसत, अ की मात्रा, ये हो गया वृद्धि महाऔसत। उसके बाद सट दर्शन आपका व्यंजन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जमा सकते हैं। चलिए, उसके बाद हिंदी में लिंग का प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, उभयलिंग। याद रखिएगा हिंदी में केवल दो लिंग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आप जब हिंदी का इतिहास जब पढ़ते हैं, आपको मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, मेरे हिंदी के क्लास में पूरा इतिहास में पढ़ाया हूँ, हिंदी का विकास कैसे हुआ, ठीक है, कैसे कैसे जो है हिंदी बना, उसके बारे में सब, कैसे संस्कृत से हम हिंदी की ओर आगे बढ़े, सबको बहुत अच्छे से सिखाया हूँ। तो जब हिंदी का विकास को जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक शब्द आता है अवहट, है ना। अवहट का मतलब क्या होता है, बदला हुआ रूप, ठीक है। तो अवहट का मतलब क्या हुआ, बदला हुआ रूप। तो उसी अवहट के समय जो है हिंदी, जब हम संस्कृत से हिंदी की ओर बढ़े, तो उसी अवहट के समय क्या हुआ, जो नपुंसक लिंग है वो खत्म हो गया, जो नपुंसक लिंग है वो हिंदी में खत्म हो, केवल संस्कृत में नपुंसक लिंग, तीन लिंग पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है, संस्कृत में। लेकिन संस्कृत से जब हिंदी की ओर बढ़े, तो जिस समय जो अवहट, हाँ, अवहट की फेज में जब थे, मतलब जो बदलने का जो स्वरूप था, उस फेज में जब थे, तो उस समय क्या हुआ, जो नपुंसक लिंग है वो क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। और हिंदी में दो लिंग पढ़े, कौन कौन सा, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उभय लिंग तो कुछ भी होता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए कॉमन यूज होता है, ठीक है। मतलब पदों के लिए बात करते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, मतलब डॉक्टर में पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई पद के लिए हम उभय लिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है, कॉमन, ठीक है। लेकिन जो नपुंसक लिंग है वो संस्कृत में होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पूरा हिंदी में जो इतिहास वाला सेक्शन है उसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हूँ। जो पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कोर्स लेके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ हिंदी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, केवल दो आएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा कैसे कैसे विशेषण का प्रयोग, जैसे शब्द के आगे अच्छा या अच्छी लगाकर देखेंगे, जैसे अच्छा दही पुल्लिंग अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना अच्छा दही है, ठीक है, अच्छा दही मतलब ताजा दही, अच्छा दही, ठीक है। अच्छी किताब है, अच्छा किताब नहीं बोलते, अच्छी किताब है, तो स्त्रीलिंग बताएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे होता है, होती ही जोड़ कर देख सकते हैं, आँख खुलती है, ठीक है, आँख खुलता है नहीं बोलते, आँख खुलती है, तो ये होगा स्त्रीलिंग। कान बड़ा है पुल्लिंग है, कान बड़ी है नहीं बोलते, कान बड़ा है, ठीक है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं।
उसके बाद हमेशा पुल्लिंग कौन होगा, मच्छर, चीता, कौवा, भालू, ठीक है, मादा मच्छर, मादा चीता इसके लिए लगाते हैं, है ना। स्त्रीलिंग बनाने के लिए नित्य स्त्रीलिंग कौन होगा, कोयल, मछली, तितली, मैना, ध्यान रखिएगा। इसके लिए नर नर कोयल, नर मछली ऐसे लगाते हैं, ठीक है। हमेशा देखो पुल्लिंग में जो गलत करते हैं, जैसे दही, मोती, पानी, घी, तेल, ठीक है, हिमालय, भारत, सोमवार, पेड़, आम, नीम, पक्षी, कवि, विद्वान, ये हमें क्या होते हैं, पुल्लिंग के शब्द है। स्त्रीलिंग में चांदी, नदी, तिथि, पृथ्वी, इमली, मूली, संतान, सवारी और मछली, इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये रहा कुछ 40-45 प्रश्न, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आप जो है परचेज कर लीजिएगा, उसके बाद उसको आप पढ़िएगा। जितना हिंदी का मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ, जितना जीएस का, उतना आप कम से कम रिवीजन करके जाएंगे, तो मैं यकीन मानिएगा आपका 80% जो जीएस है और हिंदी है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 100% तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको स्वयं का दिमाग लगाना होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन आपको स्वयं उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग लगभग जो पीवाईक्यू से आपको ये बेनिफिट होगा कि कौन कौन से एरिया को हम जो है पढ़ना है हमको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो हर चीज़ नहीं पढ़ना होता एग्जाम में, वही चीज़ पढ़ो जो काम का है, जहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जाता है, ठीक है। आप ऐसे चीज़ पढ़ रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो आता ही नहीं है, एक आध बार कभी पूछा गया हो, तो उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कम समय में ज़्यादा नंबर लाना है, ऐसे चीज़ों को पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ठीक है।